मैंने इस दुनिया में सब कुछ पा लिया है, जो एक मेरी खुशी थी, मेरे सपने थे। मैंने आपको अब कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से। मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ, तो मैं अन्याय के खिलाफ बोलता हूँ। पुलिस के सामने और सिस्टम के सामने खड़ा होना इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है सरकार के समक्ष खड़ा होकर और अपनी बात रखना, और खास करके मोहम्मद इरफान की पहचान के साथ। उम्मीद मर जाए तो इंसान मर जाता है, सपने जिंदे हैं तो इंसान जिंदा है। तमाम धर्म जाति समुदाय के नौजवानों ने कहा था कि जंतर मंतर से जमाना जवानी और जमीर जिंदा है, और आप 1000 बार हमें इंटरनेशनल कह लीजिए, चाहे कितनी भी हिंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको इस्तीफा तो गुरु देना होगा। मैंने इस दुनिया में सब कुछ पा लिया है, जो एक मेरी खुशी थी, मेरे सपने थे। मैंने आपको अब कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से। अच्छा, तो ये आपने कब रियलाइज किया? कल। अच्छा, कल कैसा क्या हुआ है जिसने आपको ऐसा रियलाइज करवाया? मैंने देखिए, मैं किसी की तरफ झुकता नहीं हूँ। मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ, और मैं अन्याय के खिलाफ बोलता हूँ। पुलिस के सामने और सिस्टम के सामने खड़ा होना इतना आसान नहीं है। हस्ती मिट जाती है लोगों की। बहुत 19,000 से ज़्यादा लोग यूएपीए के मामले में बंद पड़े हैं जेलों में। कईयों के ट्रायल भी नहीं हो रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कितने मामले बंद हैं। बहुत मुश्किल है सरकार के समक्ष खड़ा होकर और अपनी बात रखना, और खास करके मोहम्मद इरफान की पहचान के साथ। दीदी, आप समझती हैं इस बात को, एक पत्रकार है, और लेकिन हमने संवैधानिक मूल्यों के दायरे में रहकर अपनी बात कही है, और गांधी के दामन को पकड़ते हुए अपनी बात कही है। हमने लगातार धरने प्रदर्शनों से अपने जीवन को जोड़ के रखा, क्योंकि धरने प्रदर्शन ही लोकतंत्र को जिंदा करती है, संवाद को पैदा करती है। पिछले 15 सालों का सफर है ये, और मैं चाहता था कि चांद को गोल करूं मैं, कि जब देश के बड़े विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी जी आए, तो मैं उनसे क्या कहता। मैं राहुल गांधी की जी से ये नहीं कह रहा था कि सर, मैं आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कैसे लगते हैं, अब पता चला ऐसे लगते नहीं। मैंने उनसे पूछा कि देश की बड़ी आबादी, सर, देश की बड़ी आबादी जो खेत खलिहानों में, बगीचे और बागवानों में है, सड़कों, फैक्ट्री और कारखानों में है, आज संगठित क्षेत्रों में है ना, उसकी कोई ना न्यूनतम मजदूरी है। ये एक आर्थिक शोषण है, ये गुनाह है इंसान अगर अपनी मेहनत का वाजिब पैसा भी नहीं मिला तो जीवन ही अभिशाप है। टाइमिंग होनी चाहिए। 8-10 घंटे, 12 घंटे काम ले रहे हैं, 18,000 स्केल है दिल्ली की, पूरे देश का क्या हाल होगा? 14,000 15,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। देश की बड़ी आबादी के साथ आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण है, कैसा न्याय है? जब देश तरक्की कर रहा है तो उसका लाभ जमीनी स्तर पे लोगों को जीवन में परिवर्तन में आना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि देश की बड़ी आबादी को ये हक मिलना चाहिए कि वो अपने अपने बच्चे के लिए बेहतर सपने देखे। उम्मीद मर जाए तो इंसान मर जाता है, सपने जिंदे हैं तो इंसान जिंदा है। आप जिसे देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन्स पर, ये काफी खास हैं, शख्सियत इंटरनेट पर वायरल है इस वक्त। राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है आपकी, लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। इन्होंने हमें राहुल गांधी के बारे में, जिस तरह से ये मिले उनसे और इनका एक्सपीरियंस शेयर किया, ये कह रहे हैं कि इन्होंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है एक तरीके से। लेकिन आपकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, ये तो आपका पूरा न्यूज बन गया है। सीजेपी के बारे में क्या सोचा आपने, जो आप वहां आंदोलन में पहुंचे और किस तरह से सामना किया? मैंने सीजेपी आंदोलन, मैंने पुलिस का सामना किया। सामने में मैं एक जमीनी प्रदर्शनकारी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑन कैमरा में कहता हूँ कि मैं फ्रंट लाइन पे, अगर मैं धरने में होता हूँ तो फ्रंट लाइन पे होता हूँ, मतलब ठीक पुलिस के सामने। मैं ऐसा नहीं कि मैं लाख आदमियों की भीड़ के बिल्कुल पीछे हूँ, मैं लाख आदमियों के आगे रहता हूँ। कभी भी आप नोट करेंगे, मुझे कैमरे पे भी देखेंगे, मैं फ्रंट लाइन पे यानी पुलिस के ठीक सामने होता हूँ। तो कैसे पुलिस बिहेव कर रही थी? आपने देखा कि लोकतंत्र को कुचलने का उन्होंने पूरा प्रयास किया था, लेकिन हम जैसे जिंदा दिल और तमाम धर्म जाति समुदाय के नौजवानों ने कहा था कि जंतर मंतर से जमाना जवानी और जमीर जिंदा है, और आप 1000 बार हमें इंटरनेशनल कह लीजिए, चाहे कितनी भी हिंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको इस्तीफा तो गुरु देना होगा। उन्होंने दिया, लेकिन कुछ वादा खिलाफी हो रही है, जिसपे अपनी इस पे भी एक बात हो रही है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी करी है दिल्ली पुलिस ने, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने हमसे वादा किया है, इस देश के लोगों से वादा किया है कि आंदोलन या आंदोलन के बाद कोई भी किसी भी मामले को लेकर किसी भी तरह की एफआईआर नहीं होगी, किसी भी तरह की एफआईआर नहीं होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया है। हाँ, कि फिर दिल्ली पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करती है तो ये युवा पीढ़ी वो सपने देख रही है, और आप उसे मुकदमेबाजी में खींच देंगे तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, ये गलत है। और इस पर गंभीरता से चर्चा और विमर्श हो रहा है। जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है,
तो हम न्यायपालिका से उम्मीद लगाते हैं कि वो लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करे। अगर हम दिल्ली के जंतर मंतर पे या देश के किसी कोने या गली सड़क पे सरकार के समक्ष खड़े होते हैं, तो भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुच्छेद 19 के तहत हमें ये अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार है। हमें इस लड़ाई को संवैधानिक मूल्यों से लड़ने का अधिकार है। हम पुलिस अपना काम करती है, वो अपने अधिकारों से, और हम अपने अधिकारों से। सर, आपका पूरा दिन कैसे बीता उस दिन जंतर मंतर पे? 20 तारीख वाले दिन जी। 20 तारीख वाले दिन मेरे में वो कौन कैमरा है, ये सब चीजें, मेरे सर को अपनी जांघों में फंसा रखा था सिविल के पुलिस वाले ने, और मेरी कमर पे वो लगातार कोनियां मार रहा था, जिससे बचने के मारे मेरे पैर की उंगली का नखून उखड़ गया था। और ठीक है, हम एक प्रदर्शनकारी हैं, पत्रकार, प्रदर्शनकारी और पुलिस एक सिक्के के 3 पहलू हैं, तीनों एक जगह मिलेंगे जब भी मिलेंगे, तो ये चलता रहता है। लेकिन अफसोस इस बात का था कि उस भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं थी और बच्चे थे, जिसको इग्नोर किया पुलिस ने, और उसमें उन्हीं पे सही जो सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं पे ये आरोप लगे कि उन्होंने दिल्ली में बेटियों की इज्जत को तार कर दिया। उसके बाद राहुल से मिले, तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि राहुल का आपका एक्सपेक्टेड था इस तरह से राहुल गांधी का आपके घर आना, और क्या लगा उस समय? मैंने राहुल गांधी ने देश का एक जिम्मेदार नेता माना, और वो उनकी काबिलियत को, मैं जब इतनी बातें समझता हूँ तो अच्छी बुरी चीजों को भी समझता हूँ। जिस तरीके से वर्तमान की सरकार ने हजारों करोड़ रुपया और छल कपट और धन बल का इस्तेमाल किया उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए, वो एक काबिल, पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने विष पिया है अपमान का। उनकी तारीख में कशीदे नहीं पढ़ रहा हूँ, उस महान व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ। आप समझते हैं, जब सारी दुनिया बेवजह किसी को अपमानित करने लगे, तो हम जैसे जिंदा दिल लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। सर काहे दिक्कत करते हैं, इस लड़ाई को आगे तक लड़िए, बेहतर भारत बनाएंगे। सर क्या बात कर रहे हैं। राहुल ने क्या कहा आपसे? क्योंकि वीडियो तो सबने ऐसा, मतलब आपके फेम की बात करें तो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पे फोटोज शेयर किए, इससे आपकी एक परिवार की भी पहचान आगे आई है। तो आप इस वक्त उनको कैसे देखते हैं, एज अ लीडर आप कैसे देखते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी आप क्या ख्याल रखते हैं? नहीं, सर राजदीप सिंह देसाई ने मुझसे कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर आपसे मिलेंगे तो क्या मिलोगे, तो मैंने उनसे भी ये कहा कि क्यों नहीं मिलेंगे, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, देश हित में हम एक साथ ही हैं, क्या दिक्कत है। और राहुल गांधी से जैसे आप मिले, तो अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? आपको लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक ही विपक्ष के नेता जो हैं आपसे मिल रहे हैं, ऐसा सवाल हमारे पास भी आया था हमें पूछने के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं सभी से मिला, टीएमसी के नेताओं से भी मिला, सभी लोगों ने मुझसे बात करी है, और सबसे मुझे बड़ा प्यार है। और कोई नहीं, जननायक श्री राहुल गांधी जी, देखो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, एक महान कद के व्यक्ति हैं। और वो जब कुली से रात को 2 बजे निर्धन गरीब भारतीय के पास जाके कहते हैं कैसे हो, वो महसूस करने की कोशिश करते हैं कि बिना पैसे के बीमार शरीर को लेके ढोना इतना मुश्किल है। तो ये सब चीजें हैं। वो मजदूरों से, किसानों से, ऑटो ड्राइवर से, टैक्सी ड्राइवर से, मोची से मिलने की एक ही वजह है कि इस देश की बड़ी आबादी को समझा जाए, उनके जीवन को समझा जाए, उनके रहन सहन और उनके सपनों को समझाया जाए। तो वो समझते हुए दिल्ली के एक स्लम, ये भारी दिल्ली का एक स्लम एरिया है जहाँ आप खड़ी हैं, एक स्लम एरिया में वो आए। और कोई बता रहे थे, ये जो है शीला दीक्षित ने जिस समय वहाँ यमुना के उधर आप लोग सब परिवार वहाँ रह रहे थे, दिल्ली के एकदम बीचों बीच, और वहाँ से जो है विस्थापित होके आप इधर आ गए हैं, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरीके से पुनर्विकास, अब पुनर्स्थान मिलता है आप लोगों को, जैसे आपको रिहैबिलिटेशन का वादा किया जाता है, तो क्या लिविंग कंडीशंस हैं? आप मैंने किसी से क्या कहेंगे आज अपने आर्थिक हालत के बारे में? मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, और सबका प्यार चाहिए मुझे, और मैं आप सब अगर मुझ पे मेरे जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप भारत को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आइए हम मिल के एक साथ सांप्रदायिक मुक्त भारत बनाते हैं, मुद्दों वाला भारत बनाते हैं। जब हम सुनते हैं कि 93,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, तो हम ये समझते हैं कि हजारों बच्चों के सपने मरते जा रहे हैं। शिक्षा का निजीकरण अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ा रही है, आप जानते हैं। हम जैसे श्रमिक और मजदूर मेहनत कर आबादी से जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल बनने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। जब हम ये देखते हैं कि 1,70,746 लोगों ने एक साल में मौत हुई है, CNR से, NCRB के डाटा है, गृह मंत्रालय से चले 2024 में 1,70,746 लोगों ने अपनी जानें दी है, उनमें 31% सबसे ज़्यादा मजदूर थे। तो ये एक गंभीर विषय है। आप खुद अपने काम के बारे में बताएंगे, आप क्या कार्य करते हैं?
As a common man, what do you do? बेटी वाला दिहाड़ी मजदूर हूँ मैं। इस शलम में सभी यही काम करते हैं। तो आप एक और बात है कि किस मुद्दे को लेकर सीजेपी पहुंचे थे, आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किस मुद्दे ने किया? किसी भी चीज को लेके मैं जब धरने में जाता हूँ तो मैं उसकी मूल जड़ में जाता हूँ, वो लोग कौन है। तो मैंने देखा था कि सौरभ दास और आशुतोष राका, विजेता दहिया, अब तो नहीं है विजेता दहिया, और अभिजीत दीपके, तो इनकी डिटेल निकालने के बाद मुझे लगा नौजवान शिक्षित में हैं। और नीट जैसे एग्जाम को आप समझते हैं एक बारीक सब्जेक्ट है कि एक सपने हैं नीट, कि अगर वहाँ से अगर वो क्लियर कर जाता तो 5-10 लाख में डॉक्टर बन जाता, वरना प्राइवेट में करोड़ों रुपए लगते हैं, कई करोड़ रुपए लगते हैं। तो उसमें किसी का हक मारा जाए, किसी के सपनों को छला जाए, कपट किया जाए, तो ये एक जायज मांग थी और हमने उसको अचीव किया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में क्या सोचते हो? अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकारों में रहना चाहिए, संवैधानिक दायरों में रहना चाहिए। क्या आज है हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? मैं अन्ना आंदोलन में था और इस आंदोलनों में देखता हूँ कि लोग मीडिया से घृणा करते हैं, और उस टाइम मीडिया निष्पक्ष होकर लोगों के जो सवाल होते थे वो सरकार तक पहुँचाते थे। लेकिन उल्टा हो गया, अब जो है सरकार से सवाल करते हैं और लोगों तक पहुँचाया जाता है कि सरकार ये बोल रही है, मीडिया के बोलती है आज मोदी जी ने ये क्या कहा है, बताओ क्या कहते हो। ये उल्टा नहीं, जनता की ये मांगे मोदी जी क्या कहते हैं। और आप देखना मीडिया ज्यादातर कहते हैं आज मोदी जी ने ये कहा, आपकी क्या राय है। अरे ऐसा क्यों, ये तो उल्टा हो गया। अरे जनता क्या कह रही है, जनता लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक है, जनता द्वारा तय की बनाई हुई व्यवस्था जवाबदेही है। तो उससे जवाब लेते रहेंगे। अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बस आखिरी सवाल है, जो प्रियम्बल आप वायरल हुए हैं, एक बार हमारे दर्शकों के लिए भी आप ऑन रिकॉर्ड प्लीज, कैन यू प्लीज एजुकेट द यूथ ऑफ दिस कंट्री? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वो संविधान का जो उसकी शपथ है ना, वो मैंने याद नहीं करी, उसे समझा है। जिस तरीके से आपका क्या नाम है? ओहिनी में आपके नाम के साथ आपकी खान पीन, रहन सहन, मरना जीना और पहनावे और पूजा पद्धति के बारे में जान गया, और मेरे नाम से आप मेरे सारी चीजों के बारे में जान गए। तो उसी तरीके से संविधान की जो शपथ है ना, पूरे संविधान के बारे में बता रही है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ आए मेरी ये लाइन मैंने क्या कहा? आपके नाम से मेरे जीवन, पूजा पद्धति, रहन सहन, खान पीन सब पता चल जाता है। उसी तरीके से वो संविधान की जो शपथ है वो बताती है वो क्या कह रही है।